प्रेम करता हूँ मैं अपने देश से, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। जो अपने देश से प्रेम करेगा देश की संपत्ति पर आग लगाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, जंजी के बीच में झांझी ना आ जाए। झांझी कौन है? जंजीस के बीच में झांझी ना आ जाए। झांझी ना, ये झांझी कौन है? झांझी हुए हैं जो आगजनी करते हैं। जैनजी कभी आगजनी नहीं करते। जाति से हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं शुद्ध हिंदू को ना अपने आप को गर्व महसूस करो, हम जाति नहीं मानते। वो कहते हैं ना जाति है कि जाति नहीं। तो ये आदमी जब पैदा हो रहा है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसकी जाति पर, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जा रहा है, तुम इसे जाति के। वो भी कैसा हिंदू? शुद्ध हिंदू। शुद्ध हिंदू मतलब? नहीं, शुद्ध हिंदू और हिंदू मतलब? हाँ, ये तो ये बता दो आप। शुद्ध हिंदू मतलब जो नसार जाति को नहीं मानता। हम दो हमारे दो, ये था ना। आप क्या कह रहे हैं? जिसकी जितनी जनता भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, है ना? हाँ। पहले तो कह रहे हो छोटा परिवार बनाओ, अब कह रहे हो बड़ा करो। मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसी को सरकारी नौकरी दो, उसी को सरकारी नौकरी दो, उसी को सरकारी सुविधा दो, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दो। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। अंग्रेजों ने कहा ऐसे नहीं चलेगा काम, इनका नाश करना है तो इनके ग्रंथों में वो करो, फिर बदल करो। जैसे भगवान वाल्मीकि जी की रामायण है, जो उत्तरकांड है, ये मिलाया गया है अंग्रेजों द्वारा। आज हमने हिंद किसान मजदूर समिति के कार्यक्रम को जब कवर किया, हमने सोचा कि शायद किसानों के आय, फसल, उनके बीमा की बात होगी। हमने सोचा कि शायद ये बात होगी कि इस पार्टी को वोट मत दो, उस पार्टी को वोट मत दो। लेकिन हुआ कुछ और, हुआ कुछ ऐसा जहां पर लोग सोचना भी नहीं चाहते, या शायद वो विषय बहुत ही गंभीर है लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात कर भी रहे हैं तो छुप छुप के बात कर रहे हैं। आज हिंद किसान मजदूर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी, जो कि क्रांति गुरु के नाम से जाने जाते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। आपके जब हम स्टेटमेंट सुन रहे थे तो वो बिल्कुल आप मतलब अलग बात आप कर रहे थे। लोग कहते हैं कि फसल को कैसे हम बड़ा करें। जब किसान की बात आती है या किसानों का जिक्र होता है तो सब लोग यही बोलते हैं कि भाई फसल को कैसे हम डबल कर सकते हैं, कैसे हम मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, या कोई कभी बाढ़ आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई आपदा आ जाए तो हम उसका मुआवजा कैसे ले सकते हैं। आपने इसकी बात ही नहीं करी। फसल से पहले नस्ल है, फसल भी नस्ल के लिए की जाती है। अगर मजदूर किसानों की नस्ल नशे में डूब रही है या उनको डुबाने की साजिश चल रही है, जाति के जहर उनके अंदर भरने का प्रयास कर रहा, साजिश चल रही है, तो उस फसल का कोई लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है। मुख्य है कि मजदूर किसानों की नस्ल वो मजबूत हो, वो नशे से ना डूबे, नशे से बाहर निकले, नशे से बचे और जाति के जहर से बचे। देखा होगा गांव-गांव में आजकल, गांव-गांव में खाने का नशा, सूंघने का नशा, पीने का नशा, सूखा नशा, गीला नशा, ये फैल रहा है। इसमें हमारे युवा फंस रहे हैं। अगर हमारे युवा इस तरह फंसते गए तो जमीन लोगों की बिक गई है, नशे के कारण जमीन बिक गई है। नहीं, जमीनें बिकने की वजह क्या सिर्फ और सिर्फ नशा है? मुख्य तो कोई मनुष्य मजबूरी में ज़मीन बेच रहा है किसी आर्थिक समस्या से, वो बात अलग है। लेकिन कोई नशे के कारण ज़मीन बेच रहा है, वो खतरनाक है। तो नशे के कारण ज़मीन बेचने वाले बहुत हैं गांव-गांव में। इसलिए हमारा अभियान ये है कि जब ज़मीन बिक जाएगी, फसल कहाँ पैदा करोगे? जब ज़मीन रहेगी तभी तो फसल पैदा करोगे। और ज़मीन बचाने के लिए नस्ल बचाना ज़रूरी है। और नस्ल पे खतरा किसका है? नशे का और जाति के जहर का। यही नशे की बात तो समझ में आ गई कि नशा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो जो है कल के डेट में नशा करने के लिए ज़मीनें बेच सकता है। जाति से आपका फसल का क्या संबंध है? जैसे समस्या होती किसानों की, जैसे इससे में हम जो है हरिद्वार क्षेत्र में बैठे हुए हैं। उत्तराखंड को बने हुए 24 साल 10 महीने 18वां दिन है आज। उत्तराखंड को बहुत प्रिसाइजली याद किया हुआ है आपने। हाँ, आज 18वां दिन है। तटबंधों का निर्माण क्यों नहीं हुआ? आवारा पशु, जंगली पशुओं का आतंक की समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? भ्रष्ट राजनीति समझती है कि जब चुनाव आएंगे ना तो हम क्या करेंगे, नशा बांटेंगे,
जाति का जाल फेंकेंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हम फिर गद्दे मिल जाएंगे, ये समस्याएं दूर। अगर हमारा युवा, हमारी नस्ल नशे और जाति से हट जाए तो ये भ्रष्ट राजनीति हमें फंसाने का प्रयास नहीं करेगी। राजनीति श्रेष्ठ होगी। ये केवल एक साल में इनको करना मजबूरी हो जाएगा कि हम तटबंधों की या किसानों की समस्या समाधान हो जाए। आपने कहा कि जब चुनाव आता है तो जाति का कार्ड फेंकते हैं, जाल फेंकते हैं। दूसरी तरफ आपने बोल दिया भाई नशा बेचते हैं, चलो बोतलें देना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल यह है कि कौन करता है? मतलब आप सबको बोल रहे हैं या किसी एक को बोल रहे हैं? जो भ्रष्ट राजनीति है। अरे भ्रष्ट राजनीति में तो राजनीति में कौन से भ्रष्ट है, कौन सा अभ्रष्ट है, कौन सा भ्रष्ट नहीं है? नहीं देखना, अब हम तो आपने कुछ पैरामीटर तो सेट किया होगा कि हाँ ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट नहीं है। नहीं, हमने तो जमीनी हकीकत में देखा ना। जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ शराब बढ़ती गाँव में। हम तो ग्रामीण स्तर से काम कर रहे हैं। हमने गाँव में जा के रात बिता के युवाओं को नशे और जाति के खतरे के प्रति जागरूक किया है। तो गांव में देखा, जब भी चुनाव आते थे कि थैलियाँ बट रही हैं, घर थैलियाँ दी जा रही हैं और जाति का जाल फेंका जा रहा है, तो इस जाति का, तो उस जाति का। अब ये राजनीति का स्तर तो हर जगह हो रहा है। ये तो हर कोई कह रहा है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। लेकिन चलो जिम्मेदारी है, लेकिन नशा और जाति का तो मत जहर पैदा करो। तो जाति के आधार पर ही तो भागीदारी है। अब एक बात सुनो, हर कोई तो जाति को लेकर के बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि यादव प्लस मुस्लिम, कोई कह रहा है ये प्लस ये प्लस वो, यही तो चल रहा है। यही तो जागरूक करना चाहते हैं युवाओं को। आज से 30 साल पहले क्या नारा था? छोटा परिवार सुखी परिवार। ये तो था। 2 बच्चे सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2, ये था ना। अब क्या कह रही है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। है ना। पहले तो कह रहे हो छोटा परिवार बनाओ, अब कह रहे हो बड़ा करो। आयुष्मान कार्ड भी 6 का बनता है आसानी से। 2 है ना तो 3, माँ पिता और बच्चे, 1 बच्चा, उसका आयुष्मान कार्ड भी जल्दी नहीं बनता। तो ये हम लोगों को ये भ्रष्ट राजनीति फंसाती है। नहीं, आपने बोला कि वो 2 या 3 है तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनता, मतलब मुश्किल से बनता है। जैसे कैसे, क्यों? जैसे माना 3, बड़ी दिक्कत होती है उसमें, जांच पूछ ज़्यादा होती है, और जिसके 6 हैं उसका आसानी से बन जाता है। तो फिर हमें क्यों समझाया गया ये कि 2 बच्चे अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार? नहीं, मतलब जो छोटा परिवार है, जिसका छोटा परिवार है, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता आसानी से, मुश्किल से। ऐसा क्यों? यही तो भ्रष्ट नीति है। ये तो भ्रष्ट नीति है। 6 जो जने हैं उनका आसानी से बन जाता है। आजकल देख लो, ग्रामीण क्षेत्र में देखो, हम पूछते हैं तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन गया? उन्होंने कहा जी हम 3 जने हैं, हमारा बनने में दिक्कत है। तो 3 जने बनने में क्या दिक्कत है? फिर तो आसानी है। उनका है समस्या की वो थोड़ा दिक्कत होती है। आप खुलकर बोल नहीं रहे हैं। आप कुछ बातें मुझे लग रहा है आप इशारों में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्पष्ट रूप से बात करके चीज़ें जो है लोगों को क्रिस्टल क्लियर दिखाएं और बताएं। मूल उद्देश्य, आपने कहा कि छोटा परिवार है, जिसके घर में 2 बच्चे हैं उनका बनेगा नहीं, जिनके घर में 6 बच्चे हैं उनका बन जाएगा। देखो नहीं, ये तो जमीन, अगर आप पूछें गांव जाके पूछें कि भाई तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन गया आसानी से, तो कहेंगे नहीं अभी, जिनके छोटा परिवार है कि नहीं अभी नहीं बन पाया। मैंने किनका बना? कहा जिनके ज़्यादा 6 हैं, 6 का आसानी से बन जाता है। तो ये सारी बातें जब हम युवाओं को बताते हैं मैं कि नेताओं की चाल क्या है, ये भ्रष्ट राजनीति है। पहले तो हमारे दिमाग में बिठाया 2 बच्चे सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2। अब क्यों कह रहे हैं ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से? तो दिमाग में किसने बैठाया हम 2 हमारे 2? बैठाया किसने? राजनीति ने। किस राजनीति ने? किस भ्रष्ट राजनीति ने। अरे भ्रष्ट सर, मैं कह रहा हूँ किस पार्टी ने बैठाया? किसी पार्टी की सरकार रही होगी तभी ये नारा रहा होगा। बिल्कुल। तो किस पार्टी की सरकार थी कि नारा ये था कि हम 2 हमारे 2? आज से 30 साल पहले जो पार्टी थी, इसके पहले पार्टी कांग्रेस थी। हाँ वही पार्टी। तो पार्टी कांग्रेस ने कहा हम 2 हमारे 2, ये फैला पूरा हम 2 हमारे 2 पहला। हाँ। और अभी जिसकी जितनी हिस्सेदारी की जो बात हो रही है ना, संख्या भारी की बात हो रही है, ये कौन फैला रहा है? भाजपा। ये तो सारे फैला रहे हैं। सारे फैला रहे हैं। हाँ, जो विपक्ष हैं चाहे पक्ष हो, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बेवकूफ किसका बना? आम जनता का। नहीं, तो इसमें गलत क्या है? अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, खासतौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी, है ना। जातिगत जनगणना की बात होने लगी, तो राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। चलो जिसकी जितनी हिस्सेदारी चलो हो गई, एक बात हो गई ना, यही स्थायी रहे फिर
ये ना रहे फिर कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये आदमी कंफ्यूज नहीं होता इससे? कि बच्चा पैदा करे कि ना करे। तो फिर हाँ, अब ये हिस्सेदारी मतलब क्या है, इसमें होड़ नहीं मचेगी, ज़्यादा बच्चे हों, ये समस्या पैदा नहीं होगी, जनसंख्या विस्फोट नहीं। एक तरफा हमें रखें ना, जो मजदूर किसान हैं उन्हें एक तरफा रखें, छोटा परिवार सुखी परिवार देश के लिए लाभकारी है, हमें बताओ ये लाभकारी, ठीक है हम वो मानेंगे, या ये बताओ जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी, या हमें उसमें रखो, एक में तो रखो हमको। मतलब आपके हिसाब से दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी बेहतर नहीं है फिर तो? देख लो आजकल वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई दोनों पार्टियां मतलब सेम हो गई। स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता हमें मिलती नहीं, दिखती नहीं। तो मान लीजिए जब सरकारों ने, नेताओं ने ये तय कर दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब आपको हिस्सेदारी उतनी करनी है या उतनी लीडरशिप चाहिए तो संख्या तो बढ़ाना पड़ेगा। फिर तो आपका नारा और आपका कर्म ही वहीं पर फेल हो जाता है। पॉइंट समझिए, जब आप ये कह रहे हैं कि जातियों मत बंटो, दूसरी तरफ नारा ये है कि जिस जाति में संख्या ज्यादा रहेगी उस जाति को नेतृत्व तो मिलेगा अलग तरीके से। ये खतरनाक है, वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो अगर ये मन में बैठ गया सबके कि मेरी जाति की संख्या कम है और कहा हिस्सेदारी मिलेगी, तो संख्या बढ़ाने की होड़ बढ़ जाएगी, होड़ बढ़ जाएगी ना। अब क्या कह रहे हैं सब लोग कि पीने का पानी 2% है, क्या होगा आगे फिर? तो जमीन कहाँ रह जाएगी? तो ये मामला खतरनाक मामला नहीं है। संख्या इस समय 140 करोड़ है, क्षेत्रफल हमारा कम है और संख्या बढ़ती रहे, तो क्या सबको शिक्षा मिल जाएगी, सबको स्वास्थ्य मिल जाएगा, सबको मिल जाएगी सुविधाएं? कैसे मिलेंगी? अगर हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर मानवता है, अगर हम देश के बारे में सोचते हैं तो हो पाएगा सबके लिए। तो फिर तो आपको जातिगत व्यवस्था जो खराब हो रही है उस पर बात करने की बजाय आपको जनसंख्या नियंत्रण पे बात करनी चाहिए। हाँ, ये भी हमारी मांग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये भी मांग। हाँ, जनसंख्या पर कठोर नियंत्रण कानून नहीं, कठोर नियंत्रण कानून होना चाहिए। लेकिन बात ये समझिए, आपको किसी पार्टी से उम्मीद है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कोई पार्टी सत्ता में रहे तो वो लागू करवा सकती है? हाँ, इसमें हमें जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जैसे उनके काम हैं, वो ये लगता है कि ये कर देंगे। अगर इनके सामने मांग रखी जाए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2 बार तो लगातार उनकी जो 2 बार इसलिए बोला, तीसरी बार की अलग कहानी है। तीसरी बार तो ये जो कुर्सी टिकी हुई है कहीं कहीं सहयोग से टिकी हुई है, फेविक्विक से जोड़ा गया होगा। इसके पहले तो 2 बार फुल कुर्सी थी, कहीं कहीं तोड़ फोड़ नहीं थी। उस वक्त नहीं हो पाया, उस वक्त आराम से बैठ कर के डिसीजन नहीं हो पाया इस मामले में, जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले में। अब कैसे हो जाएगा? अब ये देखो, ये माना कमरा है, हाँ जी, इसको ठीक करना है। अगर हम चाहें कि 1 मिनट में सारा कमरा एक साथ ठीक हो जाए, अब हम अरे 1 मिनट क्या, 10 साल कम लगते हैं आपको? नहीं, जैसे इतना बड़ा अभी जो तीसरा टेन्योर चल रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तीसरे टेन्योर में तो मैं कह रहा हूं भाजपा के नेताओं के पास एक अच्छा तरीका नजर आ जाएगा जो कह देंगे साफ साफ तौर पर कि हाँ जी हमारी सरकार थोड़ी सी टिकी हुई है अलग अलग पायों पे, तो चल नहीं पाएगी, दिक्कत है। लेकिन जो 2 बार मिला, 2 बार टेन्योर मिला, फुल मैंडेट मिला, 10 साल का कार्यकाल मिला, तो आपको नहीं लगता कि उनका भी इंटेंशन? उस समय हमको कम से कम सुरक्षा तो दी। जैसे हम दिल्ली जाने में डरते थे, पता नहीं कब कनॉट प्लेस में बम विस्फोट हो जाए, पता नहीं कहाँ बस में टिफिन मिल जाए, ट्रेन में बैठे हैं कहीं सूटकेस मिल जाए, इससे तो हमें आराम मिला कि हमें वो चीज़ से हमें मतलब सुरक्षा का माहौल तो पैदा किया। अब हम 2026 में 27 सितंबर तक यहाँ हरिद्वार में 1 लाख युवाओं का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उस मांग को ज़बरदस्त तौर पे उठाया जाएगा। एक तो हमारी मांग है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण का मतलब जरा समझा दीजिए आप। कि या तो प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाएं, केवल सरकारी स्कूल हो। कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल बंद नहीं हो सकते, तो सरकारी बंद कर दो। नहीं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को ही सरकारी नौकरी मिले, सरकारी सुविधा मिले, चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, या ये कर दो। ये शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। अच्छा, 1 नंबर। मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसी को सरकारी नौकरी दो, उसी को सरकारी नौकरी दो, उसी को सरकारी सुविधा दो, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दो। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। एक जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बने, ये हमारी मांग है। कठोर कानून का मतलब इसको भी जैसे आपने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को बिल्कुल 2 पॉइंट में समझा दिया कि भाई आइदर दिस या दिस, मतलब ये या तो ये। मैं कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून, वो भी कठोर शब्द आपने इस्तेमाल किया।
जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर कैसे होगा, जरा बता दीजिए आप। कठोर कुछ ये तो है, आपके पास कठोर, मापदंड होंगे, हाँ। मापदंड बताइए आप। अगर माना सरकार ये नियम बनाती जिसके 2 बच्चे हैं, हाँ, तो उसको सरकार विशेष सुविधा दे, अच्छा, दो बच्चे उनको विशेष सुविधा दे, विशेष सुविधा दे, ठीक हो गया। उनको एक अलग सा मिले, महसूस हो उनको अलग से, ये 2 बच्चे ही हैं है, बस। हमने किए 2 बच्चे तो हमको विशेष सुविधा मिल रही है। विशेष सुविधा मतलब कौन सी विशेष सुविधा दे किसी तरह की सुविधा मिल जाए, या तो उनको ये हो कि जी महीने में तुम्हें इतना मिलेगा एक्स्ट्रा, या तुम नौकरी कर रहे हो, तुमसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, कुछ ना कुछ विशेष सुविधाएं उनको मिले। ठीक, और जो कोई जिसके ज्यादा हो उनको ना मिले, उसको कुछ ना मिले कि कुछ नहीं, वो ना मिले जो मेन सुविधा है, जो आम मेन सुविधा ना मिले। हाँ, मेन सुविधा। और वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार तो सबको होना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि जब जनसंख्या, भाई मान लो जो सरकार की बात ना माने उसको वोट देने का अधिकार छीन लो, ऐसा भी है? नहीं, तो फिर अपराध हो जाएगा। हाँ, अपराध है, तो अपराध है ना, या सरकारी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं है? नहीं, मतलब जो कम छोटा परिवार है, उन्हें विशेष सुविधा दो, बस। क्योंकि क्रांतिकारियों के बलिदान से मिला है हमें देश ये। अगर हम वोट नहीं देते, हम तो ये मानते हैं कि वोट देना क्रांतिकारियों के चरणों में पुष्प अर्पित करना है। इसलिए माना तुम उस क्षेत्र से 500 किलोमीटर के अंदर में हो तो वोट देने जरूर जाओ। हम अपने सहयोगियों से ऐसा कहते हैं, वोट देने जरूर जाओ। वहाँ वोट देना ऐसा समझो ये पुण्य कार्य है, जरूर देना है वोट। नहीं, वोट देना तो पुण्य का कार्य हो गया। आपने कहा कि जिसके 10 बच्चे, मतलब 6 से अधिक, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, उस पर क्या है, तो वो भी वोट देंगे। जिनके 2 बच्चे वो भी वोट देंगे। और दिमाग में फीड है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट वो 12 दे रहे हैं, वोट इधर 2 लोग दे रहे हैं, सरकार तो 12 वाले की बनेगी, 2 वाले की बनेगी। अच्छा, जिनकी सरकार 12 वालों के उससे बनेगी, हमने कहा जनसंख्या बढ़ी, जनता विद्रोह कर देगी। जब मूलभूत सुविधा नहीं मिलेंगी, जब संख्या अब 140 करोड़ है और 240 करोड़ जनसंख्या हो गई, मूलभूत सुविधा नहीं मिली, तो यहाँ विद्रोह हो जाएगा। जो नेता कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इनको भागना पड़ेगा फिर नेताओं को। हाँ, जिन्होंने, अगर यहाँ 240 करोड़ की जनसंख्या हो गई, कैसे देंगे किसी को खाना, कैसे देंगे किसी को स्वास्थ्य, कैसे देंगे किसी को शिक्षा? ये दे देंगे। 240 करोड़ की संख्या जहाँ हुई, जितनी तीव्र गति से संख्या बढ़ रही है इस समय, 140 क्या, मैं तो समझता हूँ इस समय 150 होगी, 150 करोड़ होगी। और अभी देख लो हमारा तो सख्त कहाँ हुआ ये? वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कठोर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, सख्त हुआ कहाँ? सख्त मैं तो नहीं समझता हूँ सख्त हुआ ये। अगर मान लीजिए आप मेरी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी सुविधा आपने कम कर दी, या फिर आप जो सुविधा दे रहे हैं, जिन्होंने 2 बच्चा पैदा किया उसको आप जो सारी व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा दे रहे हैं, मुझे व्यवस्था कम दे रहे हैं, बट फिर भी मेरी इच्छा है मैं 12 बच्चे पैदा करूं। इसके बाद जो है फिर उस कंडीशन में तो फिर तो उसमें कौन सा कठोर हुआ? ठीक है, मैं जिंदगी तो जी रहा हूं ना आराम से। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो लोगों को दिमाग में बैठेगा ना। हिंदुस्तान में अभी आपने कितने वर्षों से आपने क्रांति गुरु कहला रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ वैसे भी। अच्छा, गुरु और क्रांति 2 चीज आपने जोड़ दी। हमने धर्म गुरु सुना है, क्रांति गुरु का मतलब बता दीजिए जरा, फिर मैं आता हूँ उस टॉपिक पे। कि क्रांति का मतलब है कि परिवर्तन जो है, केवल तुम चुपचाप बैठकर नाम का अभ्यास कर रहे हो, सुमरन कर रहे हो। देश के विषय में भी सोचो, परिवर्तन का भी थोड़ा सोचो, क्या हो रहा है, देश की वर्तमान हालत क्या हो रही है, कहाँ नेता हमें ले जाना चाहते हैं, किस किस तरह की सोच फैल रही है देश में, इसके विषय में भी जागरूक रहो। इसलिए लोग हमारे जो हैं वो लिखते हैं क्रांति गुरु। इसलिए क्रांति गुरु है, मतलब आप क्रांति करने वाले गुरु हो गए आप। हाँ, और ये क्रांति जो है आपको, मैं वही उसी सवाल पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये क्रांति करने में कितने वर्ष लगे आपको, कि हाँ अभी कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, कितने लोग आपकी बातें समझ रहे हैं, कितने लोग समझ चुके हैं, और कितने वर्ष हो गए आपको? ये लगभग 30 साल हो गए। 30 साल आपको हो गए? 30 साल गांव जाकर। इसकी शुरुआत हुई थी जब रामपुर तिराहा कांड हुआ था, तो हमको मुजफ्फरनगर रुकना पड़ा कि देहरादून में कर्फ्यू लग गया था। तो यहाँ जब हमने गांव में हालत देखी, तो वहाँ नशे में युवा बहुत बुरी तरह से थे कुछ युवा। तो फिर गांव में जाति और नशे के खिलाफ हमने अभियान चलाया। जो शुक्रताल सुना होगा, जहाँ सबसे पहले भागवत कथा हुई, तो उसके आसपास गांव में दरियाबाद, भुक्कारेडी, बिड्डाहेड़ी, मोरना, छरौली, जीराबाद, यहाँ हम रात रुकते थे। 5-5, 10-10 युवाओं को इकट्ठा करते थे कि भाई जाति और नशे का कितना भयंकर प्रभाव है।
उनको फिर कुछ आध्यात्मिक जो सुमरन वगैरह थोड़ा सिखाना, क्रांतिकारियों की कथा सुनाना उनको कि क्रांतिकारियों ने कैसे यातना सही, कैसे देश बना। इसी तरह से हमने युवाओं को वहाँ से निकाला। आज मुजफ्फरनगर में हजारों युवा हैं जो चाय तक नहीं पीते, मेरठ में हजारों युवा हैं जो चाय तक नहीं पीते, और आपके हरिद्वार क्षेत्र में हैं कम से कम 5-1 हज़ार जो चाय तक नहीं पीते। कमा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो 30 साल में मैं कह रहा हूँ 10,000 युवा या 20,000 युवा जागे सर, मतलब बिल्कुल मैं कैलकुलेटिव मोड पे जा रहा हूँ। 30 साल में आपका जो प्रयास है उसमें 10,000 युवा, 20,000 युवा, मैं 25,000, मैं 50,000 मान लेता हूँ। देश की जो जनसंख्या है, आप जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं, जिस तौर तरीके की आप बात कर रहे हैं, इसमें जगाने में तो मुझे लगता है कि शायद मतलब 100 वर्ष लग जाएंगे। अब आंकड़ा देखो, मैं जब मैं था अकेला घूम रहा था तो मैं 5 युवाओं को पकड़ता था, 6-7। आज हमारे जो सहयोगी हैं वही खुद कई 100 युवाओं को परिवर्तित कर रहे हैं। अब आंकड़ा लगाओ, हमने कहा अगले साल 1 लाख युवा हरिद्वार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5,000 हैं, 5,000 से 1 लाख युवाओं का टारगेट देखना, खुद 1 लाख युवा इकट्ठे होंगे। मतलब हर एक युवा को आपने 5 लोग को सुधारने की जिम्मेदारी दे दी। हाँ, किसी को 5, किसी को 10। अब लेकिन 1 लाख युवा 2026 27 सितंबर से पहले देखना होंगे 1 लाख। तो कितना बढ़ा, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं जनता नहीं समझ रही है। आज का जो है ना युवा, वो समझ रहा है कि नेता हमें किधर ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए नहीं तो हमारी बात कौन सुनता। हमारा जन्म स्थान सतपुली के पास है, मंचकोट गाँव, वहाँ का जन्म स्थान है हमारा। कर्म क्षेत्र था हमारा सबसे ज़्यादा पहले मुजफ्फरनगर। वहाँ पर युवाओं ने समझा क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या है। युवा आकर्षित हुए। जो रोज़ शराब में मस्त रहते थे उन्होंने चाय तक छोड़ दी। नहीं, अब 5,000 युवाओं को हम 1 लाख की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो 100 साल तो लगेंगे नहीं। मल्टीप्लिकेशन होगा। बिल्कुल 100 साल नहीं लगेंगे। फिर जो शासन में रहते हैं, शासन में वो आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ कितने लोगों की आवाज़ है? जहाँ लाख की आवाज़ हर एक ज़िले से आएगी ना, लाख की आवाज़ हर एक ज़िले से, तो सरकार चाहे कितनी भी बहरी हो उसके कानों में कई मशीन लग जाती हैं ऑटोमेटिक। चलिए, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आप करवा देंगे। मान लीजिए जनसंख्या, आपने बोला लोगों की संख्या आ गई, भीड़ आ गई, और जब युवा एक साथ चिल्लाएंगे तो बातें सुनी जाएंगी। लेकिन जो वो कहते हैं ना, जाति है कि जाति नहीं। तो ये आदमी जब पैदा हो रहा है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, तो उसकी जाति पर, उसके ऊपर ना ठप्पा लगा दिया जा रहा है, तुम इसे जाति क्यों, है ना। कोई धर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा बेटा तुम सनातनी हो, कोई ये नहीं कह रहा बेटा तुम हिंदू हो। करेक्ट है। ये कहा जा रहा है अच्छा बेटा तुम इस जाति का, तुम ठाकुर हो गए, तुम ब्राह्मण हो गए, तुम यादव हो गए, तुम गुज्जर हो गए। तो ठप्पा तो लग जा रहा ना, और उसी बेसिस पे उसको फिर सारी सुख सुविधाएं या जो कुछ हैं वो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो जब पैदा होने से लेकर के मरने तक जाती है कि जा नहीं रही है। अब दूसरा पक्ष देखना होगा। बिल्कुल वहीं पे आ रहा ठीक है हूं। ना जी, दूसरा पक्ष और जगह नहीं, केवल लक्सर क्षेत्र में देख लेना। जो हिंद मजदूर किसान समिति जुड़ा हुआ है उससे चुपचाप पूछना किस जाति का है भाई। ठीक है, मैं पूछ लूंगा चुपचाप। हाँ, नहीं बताएगा वो, नहीं बताएगा, कहेगा हिंदू हूँ। अच्छा, मेरठ में जाके पूछो किस जाति के हो, मैं हिंदू हूँ। वो भी कैसा हिंदू, शुद्ध हिंदू। शुद्ध हिंदू मतलब नहीं, शुद्ध हिंदू और हिंदू मतलब हाँ, ये भी तो जरा ये बता दो आप। शुद्ध हिंदू मतलब हाँ। जो नस्ल और जाति को नहीं मानता। आज मुजफ्फरनगर के गांव-गांव में, मेरठ के गांव-गांव में नेम प्लेट की जगह लिखा है हम शुद्ध हिंदू। शुद्ध हिंदू, शुद्ध हिंदू। मुजफ्फरनगर गांव में देखो, अच्छा जो जाति को माने वो शुद्ध हिंदू हिंदू नहीं है। शुद्ध नहीं है, नहीं है बिल्कुल। क्या मतलब? वो उसको शुद्ध नहीं मानते हम, शुद्ध मानते हैं उसको जो नशा और जाति का त्याग करता है, तो शुद्ध हिंदू है। अब आपने हिंदुओं को 2 कैटेगरी नहीं डिवाइड कर दिया। नहीं, सुनिए, ये आपने बांट नहीं दिया हिंदुओं को कि भाई तुम शुद्ध हिंदू नहीं हो और तुम जो है ये जो है तुम विशुद्ध हिंदू, मतलब समझिए ना शुद्ध है, हाँ, भाई, शुद्ध। तुम अच्छे हिंदू नहीं हो, बुरे हिंदू हो। या अच्छा बुरा हिंदू नहीं आ गया, बुरा हिंदू नहीं कह रहे हम, शुद्ध हिंदू। तो शुद्ध तो अरे तो आपने कैटेगराइज तो कर दिया ना कि बेटा ये वाले शुद्ध हिंदू हैं, बाकी सब। अब ये ना हमसे पूछेंगे ना फिर
हाँ बताइए, हमसे मैं पूछेंगे पूछ रहा हूँ, मैं कि चाहता हूँ भाई, अभी वो शुद्ध हिंदू क्यों कह रहे हो अपने आप को? हम्म, हम ये कहते हैं शुद्ध हिंदू वही है जो हिंदुओं में एकजुटता करे। जाति व्यवस्था कभी हिंदुओं को एकजुट नहीं करेगी। जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, जातिवादी राजनीति रहेगी। जब तक जातिवादी राजनीति रहेगी, भ्रष्ट राजनीति रहेगी। तो मायावती जो लेकर के चली कि हम दलितों के लिए काम करेंगे, इधर इधर जो चंद्रशेखर जी चले हम उनके लिए काम करेंगे, तो वो लोग अपने जाति के लोगों के लिए काम नहीं करते। ये तो उन्हीं का नाम नहीं, जितने भी जाति के नेता हैं वो सब कहते हैं हम अपनी जाति के लिए काम करेंगे, लेकिन जब उन्हें योग्य लोग चाहिए होते हैं तो कौन मिलता है उनको? किसको को लेते हैं क्या? अपने परिवार को ही। अच्छा, अपने परिवार को देख लो, जो जाति कहते हैं जाति का तो जाति में उन्हें और कोई क्यों नहीं मिलता उनको योग्य? अगर जाति की इतनी हमदर्दी है तो जाति में तो योग्य और भी होंगे। तो ये अब आज का युवा समझ रहा है। युवा समझ रहा है कि जाति जो है हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए है। जाति नहीं है, जाति से हमारा शोषण हो रहा है, जाति से हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं शुद्ध हिंदू को ना अपने आप को गर्व महसूस करो, हम जाति नहीं मानते। अच्छा, हम नशा नहीं करते, चाय तक नहीं पीते हम। और हम शुद्ध हिंदू किसी और धर्म या संप्रदाय के लोगों से नफरत तो नहीं करते? नफरत क्यों करना किसी से? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, नफरत नहीं, लेकिन अपने अंदर ये रहे कि हम किसी भी महापुरुष का अपमान न करें, चाहे दूसरे ही का हो, लेकिन अपने महापुरुष का अपमान भी ना सहें। दोनों बातें। बिल्कुल, दूसरे का अपमान बिल्कुल मत करो, पाप है। लेकिन अगर तुम अपने महापुरुष का अपमान सुन रहे हो, वो भी पाप है। ऐसा कोई केस स्टडी बता दीजिए, ऐसा कौन सा कब हो गया कि भाई किसी और ने जो है अपने महापुरुष, मतलब हिंदू के किसी महापुरुष का जो है सम्मान माना कोई आजकल चल रहा ना, आई लव वाई, भाई उनके महापुरुष हैं, वो प्रेम कर रहे हैं, दिक्कत किस बात की है? वो तो आई लव मोहम्मद। हाँ, आई लव मोहम्मद चलेगा, बिल्कुल ठीक है। वो तो उनके महापुरुष हैं, वे अपने महापुरुष से प्रेम कर रहे हैं, तो गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ आई लव श्री राम, तो इसमें गलत बात है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ। लेकिन कोई मोहम्मद को गलत कहे तो वो पाप है, और कोई राम को गलत कहे वो भी पाप है। वो भी पाप है, पाप है वो भी। अच्छा, एक जैसे हम जब संवैधानिक तौर पर संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुआ, तो मैं इस बात को लेकर के अभी एंड करूंगा ये डिस्कशन, बाद में कभी हम चर्चा करेंगे बहुत सारे विषयों को लेकर के। तो इसमें ये चर्चा होती है तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। धर्मनिरपेक्ष आप हैं या नहीं है, ये बता दीजिए। ये धर्मनिरपेक्ष को अभी तक हम समझ नहीं पाए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है क्या। इतने दिनों से आप संविधान तो पढ़ रहे होंगे, संविधान पढ़ाने वाले लोग कितने लोग पढ़ा रहे होंगे, और अभी हमने देखा चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कितने लोग संविधान लेकर के घूम रहे हैं, संविधान दिखा रहे हैं। बाबा साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया ही नहीं था संविधान में, बाद में आया ये। हम पढ़ते समझते समझते हम परेशान हो गए कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, क्या मतलब है धर्मनिरपेक्ष का मतलब, ये नहीं समझ में आया अभी हमारे। अच्छा, आपको धर्म सापेक्ष समझ में आया? धर्म सापेक्ष तो यह है कि कोई भी मनुष्य अपनी पूजा अपनी तरह कर रहा है ना, इसे कहते हैं धर्म सापेक्ष। हाँ, मेरे को जिसकी पूजा करनी मैं करूं, दूसरा जो कर रहा है करे, धर्म सापेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष की कि मैं पूजा जो कर रहा हूं दूसरा ना करे, जो दूसरा कर रहा है वो मैं ना करूं, ऐसा तो हिंदुस्तान में नहीं है। जब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्ष ये सर्वधर्म को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। नहीं, धर्म सापेक्ष हो गया ना, तो धर्म को मान रहा है ना, धर्म को मान रहा है, मान सापेक्ष हो गया। हाँ। निरपेक्ष का हो गया, ये हमें उलझाया जा रहा है, सेकुलर। हाँ, तो सेकुलर वर्ड तो मतलब हमारा देश तो सेकुलर देश है ना भाई। देखिए, जैसे जब हमारे हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का जन्म हुआ, हिंदुस्तान हुआ, दो राष्ट्र बने। एक राष्ट्र जो है आज के डेट में मुस्लिम राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना। हिंदू राष्ट्र नहीं बना इसीलिए तो जोड़ा गया कि भाई ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर देश है हमारा। तो बाबा साहब ने क्यों नहीं लिखा होगा संविधान में ये सेकुलर शब्द? क्यों नहीं लिखा? ये लोग जिन्होंने सेकुलर शब्द लिखा, ये क्या बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान थे? ये ज़्यादा विद्वान तो हो नहीं सकते। कांग्रेस की सरकार में लिखा गया, बाबा साहब नहीं लिखा। बस आपको इतना पता है, बस बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष। ये बता दीजिए लिखा किसने?
ये तो बाद में जो गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस ने। हाँ, इन्होंने धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पहले नहीं था। ये तो धर्म सापेक्ष देश है तो ना। मतलब आप जो है ये जो इनको विद्वान नहीं मानते, विद्वान सिर्फ बाबा साहब से। बिल्कुल, लो, इसमें क्या शक है, निसंदेह इनसे तो लाख गुना विद्वान है बाबा साहब। तो मतलब उन्होंने अलग लिखा था, इन्होंने गलत बदल दिया। उन्होंने धर्म निरपेक्ष, क्योंकि खुद महसूस करो ना, आप जिसको मानते हो पूजा करो, नहीं मानते हो ना करो। मैं जिसको मानता हूँ मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। मेरी साधना पद्धति अलग हो सकती है, अलग की अलग हो सकती है, तो धर्म तो है ही ना। तो क्या हो गया, धर्म सापेक्ष। तो हम लोग धर्म सापेक्ष देश में हैं, धर्म निरपेक्ष में नहीं। चलिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऐसे विषय हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब कि आपने कहा कि हम जातियों में ना बटें, किसी एक चीज़ को तो मानना पड़ेगा, किसको माने फिर? कैसे मतलब हम जातियों में ना बटें, हम सिर्फ हिंदू बने, सनातनी बने, या क्या मतलब करें क्या फिर? गोत्र को माने, जो गोत्र है हमारे। एक गोत्र देखना, एक गोत्र है जो मैं उत्तराखंड में, एक गोत्र है पंवार, है ना। उत्तराखंड में उनको क्या कहते हैं, राजपूत। वही गोत्र मुजफ्फरनगर में है, पंवार क्या है, जाट। वही गोत्र महाराष्ट्र में है, वो क्या है, मराठा। क्या गोत्र है, पंवार। नहीं, गोत्र एक, जाति अलग अलग हो गई। तो गोत्र को माने ना, अपने गोत्र को। हम लोग ऋषियों की संतान है, ऋषियों की। तो हमें कहाँ, हमने तो कहा था, एक ने कहा था, नहीं चला था आजकल सम्राट मिहिर भोज पर? हाँ, बहुत चला था। हमने कहा मैं सिद्ध कर दूंगा, जिस जाति का कहना चाहते हो मैं सम्राट मिहिर भोज को उसी जाति का सिद्ध कर दूंगा। बताओ, जो कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब आप उसी जाति का मैं सिद्ध कर दूंगा, किसी भी महापुरुष को। अच्छा। किसी भी महापुरुष को। क्यों, उस समय जाति थी नहीं। अब भगवान राम है, क्या जाति भगवान राम? आप नहीं, भगवान राम भाई जाति कोई तो था नहीं, श्री राम आज के हिसाब से, तो क्षत्रिय बोलते हैं, है ना। हाँ, क्षत्रिय मतलब हाँ। आज के जो बोलते हैं ठाकुर बोलते हैं ना, ठाकुर। हाँ, भगवान राम किस वंश के हैं? सूर्य वंश के। हाँ, सूर्य वंश के पिता कौन है? महर्षि कश्यप। तो मतलब महर्षि कश्यप की संतान है। तो महर्षि कश्यप तो ब्राह्मण हो गए, तो वे ठाकुर हो गए। कैसे हो गए? नहीं होगा। और भगवान राम के ही वंश में आते हैं सम्राट मिहिर भोज। हाँ। भगवान कृष्ण का वंश क्या है? अत्रे। चंद्रवंश है ना। चंद्रवंश के कौन पिता हैं? अत्रे। नहीं, अगर हम अपनी मूल जड़ों में जाएं तो जाति व्यवस्था तो वैसे खत्म है, लेकिन हम अपनी मूल जड़ों में जाते नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द आया, जन्म ना जायते शूद्रः, कि जन्म से हम सब शूद्र हैं। ये क्यों नहीं हमें सिखाया जाता, हमें बताया जाता कि जन्म से हम शूद्र हैं? क्यों शूद्र क्यों हैं जन्म से हम? कि हमारी उत्पत्ति कमर से नीचे होती है। हमारे वेदों में कहा ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, नीचे शूद्र है। तो जन्म से शूद्र क्यों है हम? हमारी उत्पत्ति कमर से नीचे है, मुंह से तो हमारी उत्पत्ति होती नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हमारा ज्ञान जो है छिपा दिया गया है, इसलिए हम लोगों को बांटा, विशेष तौर पे हिंदुओं को। असली ज्ञान सामने नहीं रखा गया। नहीं तो जन्म ना जायते शूद्र क्या है? नहीं। अब फिर क्या कहा कि जी नहीं, जन्म जाता है वर्ण व्यवस्था, शूद्र अछूत है। ये किसने कहा? मैं इस चीज़ पे आना चाह रहा था, क्योंकि जब मनुस्मृति की बात होती है, लोग कहते हैं मनुवादी हो गए हो। आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बात ये कि हम माने, मतलब समझिएगा मेरी बात को, आप कह रहे हैं शूद्र को अलग मानना, छुआछूत की जो बीमारी आई, सारा जो डिस्कशन होता है आज के समय में कि भाई आरक्षण का जन्म भी इसी आधार पर हुआ कि आप जो है उनको वो व्यवस्था नहीं देते थे। तो इसके पीछे क्या है लॉजिक? ये था, जब मुगल हमारे देश में आए ना, तो उन्होंने केवल मंदिर तोड़े कि यहाँ पर राज करने के लिए मंदिरों का विध्वंस किया। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक थे मुगलों से। अंग्रेजों ने कहा मंदिर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये फिर बना लेते हैं। जैसे माँ अहिल्याबाई होलकर ने सारे मंदिर बनवा दिए। जो माँ अहिल्याबाई होलकर थी, सारे मंदिर बनवा दिए उन्होंने। अंग्रेजों ने कहा ये ऐसे नहीं चलेगा काम, इनका नाश करना है तो इनके ग्रंथों में वो करो, फेरबदल करो। जैसे भगवान वाल्मीकि जी की रामायण है, जो उत्तरकांड है,
ये मिलाया गया है अंग्रेजों द्वारा। अच्छा। भगवान वाल्मीकि जी ने अंत कर दिया ये कहकर, जैसे हनुमान चालीसा है, समापन कर रहे हैं तुलसीदास जी, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध राखी गौरीसा। खत्म हो गया ना, आज में दे दिया पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, समापन हो गया ना। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, खत्म हो गया वो मामला। सिद्ध साखी गौरीसा। हाँ। इसी तरह वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड से पहले ये कह दिया कि जो इस रहस्य को पढ़ेगा, इस परम रहस्य को पढ़ेगा, वो कल्याण को प्राप्त होगा। मैं संपूर्ण रामायण संपन्न करता हूँ। तो क्या दोबारा से लिखेंगे फिर उत्तरकांड? मैं जब लिख दिया तो समाप्त हो गया। हो गया ना। उत्तरकांड सुनो फिर। उत्तरकांड में क्या भयंकर है। शंभु को वध कर दिया क्योंकि वो शूद्र था। फिर तो पता नहीं क्या क्या आरोप, क्या क्या आपेक्ष लगाए गए बहुत बुरी तरह से, कि सीता जी को निकाल दिया, वो कर दिया। हाँ। सब उत्तरकांड में ही, पहले नहीं की। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक थे मुगलों से। उन्होंने ग्रंथों में देखा नहीं, एक मैक्स मूलर नाम का मैक्स मूलर, हाँ, था ये, विशेष तौर पर संस्कृत का ज्ञान लिया उसने। ऐसे कई अंग्रेज थे जिन्होंने संस्कृत पढ़ा और कहा आप करो अंतर इसमें। तो ये हमारा रहा दुर्भाग्य है कि एक तो संस्कृत आम भाषा नहीं है, समझ में आता नहीं है। अब समझाने वाले पता नहीं क्या क्या समझा देते हैं। तो मतलब हमें ऐसा लगता है, मतलब जो आप बता रहे हैं कि हमें फिर मूल पे जाना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि जब वो मूल ग्रंथ ही नहीं बचा, मूल ग्रंथ मतलब अब उसमें बदलाव और फेर बदल कर दिया। अब उत्तरकांड हम बार बार देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि माँ सीता को जो है भेजा जा रहा है, ये सारी कहानी चल रही है, ठीक है। तो फिर हम विश्वास कैसे करें, हम कैसे और पीछे जाएंगे हम? अब ना हमारे जैसे भी तो बहुत हैं जो कह रहे हैं उत्तरकांड नहीं है रामायण का हिस्सा, उनकी भी तो बात थोड़ी बहुत मान लो। अरे लेकिन ये उसमें ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर सीता जी को छोड़ा गया तो वो देखिए राजधर्म कितना बड़ा धर्म रहा होगा जिन्होंने। ये तो कहने वाले वो पता नहीं कितने तरह के लोग होते हैं। हाँ। लेकिन जो वास्तविकता है, अगर हम पूरे बुद्धि विवेक से देखें हमारे ग्रंथों में क्या क्या है। संसार में हमारे ही ग्रंथ हैं जिसमें गणित भी है, आयुर्विज्ञान भी है। ऐसा संसार में कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें गणित भी हो, आयुर्विज्ञान भी हो। लेकिन अब जो जिनको जंजी कह रहे हैं ना, 18 से 28, हाँ, जंजी ये जागरूक हो रहा है। मैं देखता हूँ किस तरीके से जागरूक हो रहा है वो जंजीज का। खास तौर पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो ये हो रहा है कि हाँ देखो जी, वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया, नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। और अभी राहुल गांधी जी का एक कोटेशन भी आया था कि अब जंजी जो है यहाँ के लोकतंत्र को भी बचाएंगे, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो इनका राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक है। जंजी जो है, जो 18 से 28 साल का है ना, मैं तो गाँव में देखता हूँ, चाहे वो अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, धर्म देश के प्रति जागरूक हो रहा है। नहीं तो मुझे कौन पूछता। मेरा जन्म उत्तराखंड का, मैं जा रहा हूँ वहाँ मुजफ्फरनगर लोगों से बातचीत करने, भाई ऐसा है ये है, मैं कह रहे हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो आप। हजारों युवा साथ लग गए। ये जागरूक हो रहा है ना, जो 18 से 28 साल के बीच में, और यही परिवर्तन करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा जंजी के बीच में झांझी ना आ जाए। झांझी कौन है? जंजीज के बीच में झांझी ना आ जाए। ये झांझी कौन है? झांझी हुए हैं जो आगजनी करते हैं। जैनजी कभी आगजनी नहीं करता। जो सरकारी संपत्ति को आग लगा, नेपाल कई साल पीछे चला गया। अब हाँ, नेपाल कई साल पीछे चला गया अपनी, क्योंकि जो भी इमारत है, सरकारी संपत्ति है, वो नेताओं के पैसे से नहीं बनी, वो जनता के पैसे, हमारे पैसों से बनी। बिल्कुल सही बात है। और हमारे पैसों की संपत्ति हम ही आग लगा रहे हैं, तो जैनजी नहीं लगा सकते, झांझी लगा सकते हैं। तो जैनजी झांझी से बचे कैसे, बताइए आप? जागरूक होकर अपने चारों तरफ देखें, झांझी तो नहीं है, नहीं, ये जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो जैनजी को ये बदनाम कर देंगे। ये हाँ, बदनाम हो रहे हैं क्योंकि हर जगह यही बोला जाए कि जो जैनजीज हैं ये तो अलग लेवल पे हैं, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, या ये इनको ब्रेन वॉश कर लो, कुछ भी कर लो, यही मार्केट में यही चल रहा है। आग लगाने के लिए बस जंजीज शब्द इस्तेमाल हो रहा है, हम ये आग लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उपद्रव मचा देंगे। हाँ, ये बदनाम करने की कोशिश है 18 से 28 साल के युवाओं को बदनाम करने की। लेकिन जो जंजी हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास कौन है, नहीं तो बदनाम हो जाएंगे। नेपाल में जो देखा होगा, वीडियो सारी देखी होगी, सबने देखा। जो युवा थे वहाँ,
किसी के हाथ में पेट्रोल की बोतल देखी? मैं तो देखी नहीं। किसी के हाथ में पेट्रोल की बोतल हम नहीं देखी। फिर आग कैसे लगी? आग लगाने वाले कोई और हैं जिनको मैं कह रहा हूँ झांझी। हाँ झांझियों से बचो। तो झांझी और जंजी हाँ, तो जेएनजीओ के बीच में झांझी आकर के आग लगा रहे हैं। आग लगा रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? जेएनजी। जंजी बदनाम हो रहा है। तो जेएनजी आपके हिसाब से अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक और जागरूक हो रहा है, बहुत बेहतरीन है। उसको महत्व मिलना चाहिए, उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। कम से कम हिम्मत तो हो रही है उसे गलत को गलत कहने की। करेक्ट करेक्ट। नहीं हो रही हिम्मत उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिम्मत हो रही है उसके लिख तो अंदर। रहा है, कह तो लिख रहा है। कह रहा है, चापलूस तो नहीं है वो। लेकिन उनको जेनजी को बदनाम कौन कर रहे हैं? झांझी जो बीच में ही है। अब जेनजी को सोचना पड़ेगा अब इस बारे में। हम तो कहते हैं सोचना पड़ेगा कौन है, अगल बगल देख लो। झांझी तो नहीं कोई। और झांझी वही होगा, उसकी पहचान होगी, पीने वाला होगा वो। पहला है, पीने वाला होगा, किसी राजनीतिक पार्टी का होगा, वो भी झांझी हो सकता है। बिल्कुल पीने वाला होगा, या वो किसी राजनीतिक पार्टी का होगा, लेकिन पीने वाला पहले नंबर पर। ठीक हो गया। अब ऐसे हैं। और गुण भी बता तरीके दीजिए। हैं कि और जो- गुण बता दीजिए ताकि वो और हाँ, जो हिंसा के लिए उकसाए, वो भी मारो पीटो काटो, वो भी झांझी। झांझी होगा। जो कहते आग लगा दो, हाँ झांझी। हाँ नहीं, जो हिंसा का पक्ष ले रहा है, हिंसा के लिए उकसा रहा है, वो झांझी है। जेनजी के हाथ में देखा होगा, नेपाल में भी झंडा था उनका, राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या मतलब उसका? प्रेम करता हूं मैं अपने देश से, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। जो अपने देश से प्रेम करेगा, देश की संपत्ति पर आग लगाएगा? नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता देश की संपत्ति पर आग। तो आग किसने लगाई? झांझियों ने। लास्ट में बस एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने जो लिखा था जेएनजीज को लेकर के, उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? ये चाहे राहुल हो चाहे कोई हो, जो नेता हैं, नेताओं की बात पे तो हम कुछ कहना चाहते नहीं। इनकी बात में तो हम कुछ भी, एक शब्द भी नहीं कहना चाहते इनकी बात में। चलिए, नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे, बाद में फिर कहलवाने की कोशिश करेंगे और उस पर हम खुल करके चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि चंद्रमोहन जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंद किसान मजदूर समिति के, और आज जो इन्होंने लक्सर में जो स्पीच दिया, बिल्कुल क्रांतिकारी की तरह से दिया। और मैं सोचता था कि शायद इनके आगे भी, चंद्रमोहन के आगे भी कुछ लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा। मतलब आप भी समझ रहे हैं कि मैं कुछ तो लिखा होगा, लेकिन सिर्फ चंद्रमोहन लिखा हुआ था, इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ। और क्रांति गुरु बाद में जो है ऐड किया हुआ है। खैर, ऐसे ही हम तमाम विषयों को लेकर के दोस्तों चर्चा करते रहेंगे। आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।